हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी, और इस सेशन में हम देखेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर 2020। सो दिस इज पार्ट 2। लिंक ऑफ पार्ट 1 इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप जरूर देखें। सो लेट अस स्टार्ट। So the first question is, when a mortgage is created by the borrower in favor of the lender by deposit of title deed of immovable property as security to a lender until the loan is fully repaid, it is known as simple mortgage, English mortgage, usufructuary mortgage, anomalous mortgage और इक्विटेबल मॉर्गेज। कौन सा मॉर्गेज होता है? इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं मॉर्गेज और एंड टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। तो इफ यू रिमेंबर, जो पार्ट 1 जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, हमने डिटेल में हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज एंड प्लेज देखा था। मॉर्गेज क्या है, शॉर्ट में बता दे रही हूँ। वहां अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तीनों को, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज और प्लेज में क्या फर्क है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं। देखो, सपोज ये राम है, इसे कुछ पैसे की जरूरत है, तो अब ये किसके पास जाएगा? बैंकर या लेंडर, जो भी पैसे, जहां से भी इसको पैसे मिल सकते हैं। इस केस में हम समझते हैं कि मान लो ये बैंकर है, तो राम कहाँ जाएगा? बैंकर के पास जाएगा कि मुझे इतना इतना अमाउंट चाहिए, मैं इतने इतने दिनों में आपको रीपे कर दूंगा। तो ये बोलेगा जो लेंडर है या बैंकर है कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूं इतना, मान लो 10 लाख रुपीज, लेकिन इन केस अगर तुम नहीं लौटा पाए, तुम वो बता रहे हो कि ये बिजनेस करोगे, वो बिजनेस करोगे, नहीं चला, नहीं लौटा पाए किसी कारणवश, तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। मैं क्या करूंगा? तो ये बोलेगा राम कि ठीक है, मेरे पास एक घर है, उसको आप गिरवी रख लो। अब घर देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये जब गिरवी रखेगा लेंडर के पास बोरोअर, तो इसको मॉर्गेज करना पड़ेगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमेशा मॉर्गेज करते हैं, मूवेबल को हाइपोथिकेट या प्लेज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्गेज। अब कितने तरीके का मॉर्गेज होता है, तो एक एक करके हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं। सिंपल मॉर्गेज, यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जो पोजीशन है प्रॉपर्टी का और ओनरशिप, वो तो राम के पास ही रहेगी, वो राम का ही प्रॉपर्टी रहेगा और उसी का पोजीशन रहेगा। लेकिन बैंकर को एक एग्रीमेंट करके बैंकर या लेंडर को वो राइट दे देगा कि इन केस वो पे नहीं कर पाया, तो बैंकर इस प्रॉपर्टी को बेच करके अपनी रिकवरी कर सकता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया सिंपल मॉर्गेज। तो यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज में मैंने अभी जो आपको बताया, उसमें टाइटल डीड की कहीं बात नहीं हुई। ठीक है, जो सेल डीड होती है, प्रॉपर्टी के जो कागज होते हैं, उसकी बात नहीं हुई है। सिंपल मॉर्गेज ये हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है? इंग्लिश मॉर्गेज में जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। मतलब उस पीरियड के लिए, जब तक कि राम पे नहीं कर देता है सारा अमाउंट, उतने पीरियड के लिए वो जो प्रॉपर्टी है, ये जो घर है, उसका ओनर बैंकर होगा। और जो एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच, बोरोवर और लेंडर के बीच, उसमें ये रहेगा कि जैसे ही अमाउंट रीपे हो जाएगा, वापस फिर ओनरशिप राम को ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिंपल मॉर्गेज और इंग्लिश मॉर्गेज में क्या फर्क हुआ? सिंपल मॉर्गेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, वो बोरोवर के पास ही रहती है, लेकिन उसको बेचने का अधिकार मिल जाता है बैंक को या लेंडर को इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इंग्लिश मॉर्गेज में वो ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती है जब तक कि पूरा पैसा वापस नहीं हो जाता, और उसके बाद जैसे ही राम ने पूरा पैसा वापस कर दिया, ये 10 लाख, अब फिर से वापस ये ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का। तीसरा आता है यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। इसमें भी पोजीशन चला जाता है लेंडर को, और एक्चुअली लेंडर जितना टाइम के लिए उसको पजेस करता है, उसको रेंट पे देके उसका जो रेंट है वो भी ले सकता है, कलेक्ट कर सकता है लेंडर। तो अभी तक हमें टाइटल डीड की बात नहीं आई। एनोमलस मॉर्गेज, जो ना तो सिंपल मॉर्गेज जैसा है, इंग्लिश मॉर्गेज जैसा है, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज जैसा है, ये कुछ कस्टमाइज्ड होता है। मतलब जितने भी तरह के मॉर्गेज टाइप होते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स को मिला के बोरोवर और लेंडर दोनों एक कस्टमाइज करते हैं कि हम इस तरह का एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एनोमेलस। एंड देन पांचवा होता है इक्विटेबल। तो अब तो पता ही चल गया कि इसी में टाइटल डीड होता है। सबसे ज्यादा जो इंडिया में प्रचलित है वो इक्विटेबल मॉर्गेज ही है, जहां पे क्या होता है कि राम क्या करेगा, अपना प्रॉपर्टी का कागज बैंक में जमा कर देगा, जब तक कि वापस वो सारे पैसे नहीं कर देता है। क्योंकि प्रॉपर्टी के जो पेपर्स है, टाइटल डीड्स बैंक के पास रहेंगे, तो अब उसको अधिकार रहेगा कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच करके वो पैसे की रिकवरी कर सकता है। आप देख पा रहे हैं कि सब में मॉर्गेज हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। आंसर वुड बी इक्विटेबल मॉर्गेज। Person purchased a machinery and wants to make payments in installments. Which kind of guarantee is related with this? अब यहाँ पे
जहां पे भी मशीनरी खरीदी जा रही है और जो बायर है जिसने मशीन खरीदा है वो सेलर को ये बोलता है कि मैं एक मुश्त नहीं इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट दूंगा, तो यहाँ पे ये डिफर्ड पेमेंट कहलाता है। और यहाँ पे गारंटी की बात हो रही है। डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्या हो गया, यहाँ पे बैंक जो है वो गारंटी देता है, क्योंकि जो सेलर है ना वो बोलता है कि मैं कैसे तुम्हारा विश्वास करूं, तो यहाँ पे बैंक आता है बीच में, और वो बैंक जो गारंटी देता है फॉर दिस पर्पस उसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट गारंटी। Which of the following is the regulator of the capital markets? MCA, RBI, SEBI, IRDA, PFRDA. So यहाँ पे आंसर होगा SEBI, क्योंकि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर SEBI है। क्विकली हम ये सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन आए ना, नेक्स्ट एग्जाम में आपका PFRDA के बारे में पूछ सकते हैं। सो MCA क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि देखता है कॉर्पोरेट रेगुलेटर है कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडिया, ठीक है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। देन सेबी हमारा हो गया कैपिटल मार्केट। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया इसका। एंड PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे पेंशन हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सवाल जरूर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स क्रेडिट गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स? तो here LIC, Exim Bank, ECGC, EPFO, RBI. So ECGC is Export Credit Guarantee Corporation of India Limited. So कई बार सिर्फ आपको फुल फॉर्म भी पता है ना, उतने से भी आप गेस कर पाते हो विद ऑप्शंस में, ये आपको सहूलियत रहती है। So it is Export Credit Guarantee Corporation of India Limited। और इसका नाम बदल करके अराउंड 2013-14 में इसका नाम बदल के ECGC लिमिटेड कर दिया गया था। अर्लियर इट वाज Export Credit Guarantee Corporation of India Limited. So it's a specialized insurance company which provides credit risk insurance and related services for exports. Right? Next. What is the maximum amount of balance that a customer can have at the end of the day in the payments bank? अब पेमेंट्स बैंक होते क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। ये एक न्यू मॉडल ऑफ बैंक्स हैं। एक्चुअली ये जो बैंक्स हैं ये क्रेडिट तो इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिपॉजिट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सवाल पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले सकते हैं। सो किसी एक कस्टमर का कितना डिपॉजिट रह सकता है। सो जब ये एग्जाम हुआ था 2020 में, ये 2020 का पेपर है, तब लिमिट थी 1 लाख, लेकिन आज की डेट में ये 2 लाख है। पेमेंट्स बैंक क्रेडिट इशू नहीं कर सकते, लेकिन ये डिपॉजिट्स ले सकते हैं। कितना, एक कस्टमर से 2 लाख लिमिट है, 2 लाख से ज्यादा किसी एक कस्टमर का एक टाइम पे नहीं रह सकता। सो ये ATM और डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग भी की सुविधा भी है, क्योंकि डिपॉजिट लेते हैं, क्रेडिट नहीं दे सकते। बोथ करेंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट दोनों ऑपरेट करते हैं पेमेंट्स बैंक। ओके, सो आई होप कि आपको समझने में मदद मिल रही होगी प्रोफेशनल नॉलेज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से उनको टैकल करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। साथ ही साथ इस एग्जाम की तैयारी में अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, आप आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्स के लिए एनरोल हो सकते हैं। सो यहाँ पे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब इसके तहत आपको मिलेगा। कोई भी फर्दर जानकारी आपको चाहिए तो आप hello@iexambee.com पे लिख सकते हो, और 9205524028 पे कॉल कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।